हाय। इस वीडियो में हम कवर करेंगे गुड गवर्नेंस, जिसके अंदर हम ओरिजिन ऑफ गुड गवर्नेंस, उसके बाद मीनिंग ऑफ गुड गवर्नेंस एंड द गवर्नेंस, इन दोनों का मीनिंग हम जानेंगे। गुड गवर्नेंस और गवर्नेंस क्या होता है ये भी हम जानेंगे। देन क्या क्या इस गुड गवर्नेंस के की एलिमेंट है, इसको भी हम जानेंगे विद इन दिस गुड गवर्नेंस टॉपिक के अंदर में। उसके बाद जब गुड गवर्नेंस खत्म हो जाता है, देन हम कवर करेंगे न्यू पब्लिक सर्विसेज, आफ्टर दैट एंटरप्रेन्योर गवर्नमेंट। ये तीनों टॉपिक हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो सबसे पहले गुड गवर्नेंस। तो क्या डिफरेंट है गवर्नमेंट और गवर्नेंस के बीच में? गवर्नमेंट और गवर्नेंस के बीच में क्या डिफरेंट है? देखिए, गवर्नमेंट क्या होता है? ये मशीनरी होता है, या हम बोल सकते कोई इंस्टीट्यूशंस होता है जो मेनली एक्सरसाइज करता है अपना सोवेरेन पावर। किस लिए? फॉर द अकम्प्लाइजमेंट ऑफ सर्टन गोल, जिसमें पॉलिटिकल भी गोल हो सकता है, इकोनॉमिक गोल हो सकता है, या सोशल गोल हो सकता है। तो गवर्नमेंट क्या है? एक मशीनरी है, एक इंस्टीट्यूशन है। एक इंस्टीट्यूशन है जो मेनली, कौन सी इंस्टीट्यूशन है? सोवेरेन सोवेरेन इंस्टीट्यूशन है जो सोवेरेन पावर को क्या करता है? सोवेरेन पावर को यूज करता है फॉर दिस दिस पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल गोल को हासिल करने के लिए। तो गवर्नमेंट क्या है? एक प्रकार की मशीनरी है। अब गवर्नमेंट हम समझ ले कि गवर्नमेंट एक मशीनरी है, या हम बोल सकते हैं इंस्टीट्यूशन है। अब गवर्नेंस क्या है? गवर्नेंस एक मैनर है, एक तरीका है जो गवर्नमेंट, या जो हम मशीनरी बोलेंगे या इंस्टीट्यूशन बोलेंगे, जो पावर अपना यूज करता है, उस मैनर को, जिस तरह से जो पावर यूज किया जाता है, उस मैनर को, उस तरीके को क्या बोलेंगे? हम गवर्नेंस बोलेंगे। दैट इज द एक्सरसाइजिंग पावर बाय द सोवेरेन स्टेट। तो सोवेरेन स्टेट जो होता है, वो अपना पावर किस तरीके से, कौन से मैनर में यूज करता है, दैट इज मेनली द गवर्नेंस। ये क्या है? एक तरीका है। ओके। और ये क्या है? एक इंस्टीट्यूशन है जो अपना पावर क्या करती है? एक्सरसाइज करती है फॉर फॉर अकम्प्लाइजमेंट ऑफ सर्टन गोल। तो इस तरह से गवर्नमेंट और गवर्नेंस में फ़र्क है। गवर्नमेंट एक इंस्टीट्यूशन है और गवर्नेंस एक मैनर, एक तरीका है जो मेनली यूज़ करता है गवर्नमेंट। अब देखिए, 1980s के बाद ये गवर्नेंस की डेफिनेशन चेंज हो जाती है। इसके पहले गवर्नेंस में क्या है? सिर्फ सोवेरेन स्टेट है। लेकिन 1980s के बाद इसके अंदर में स्टेट भी आता है, मार्केट्स आता है, सिविल सोसाइटी आती है और एनजीओस आती है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी आती है। मार्केट के अंदर में प्राइवेट सेक्टर्स भी आते हैं। तो ये सभी अभी गवर्नेंस के अंदर इंक्लूड होते हैं। तो ये जो भी तरीका अपनाते हैं, ओके, वो उसको क्या बोलेंगे? हम गवर्नेंस बोलेंगे। तो 1980s के पहले सिर्फ सोवेरेन स्टेट को गवर्नेंस के अंदर गिना जाता था। जो तरीका, जो मैनर जो यूज किया जाता था बाय द सोवेरेन स्टेट फॉर एक्सरसाइजिंग हिज पावर, उसको गवर्नेंस कहा जाता था। बट 1980s के बाद अब सोवेरेन स्टेट की जगह पे, मतलब इसके साथ साथ, सोवरेन स्टेट के साथ साथ क्या क्या आ गए? मार्केट भी आ गया, सिविल सोसाइटी आ गया, एनजीओस आ गए। ये सभी अभी इंक्लूड हो गए गवर्नेंस के डेफिनेशन के अंदर में। अब देखिए, ये गुड गवर्नेंस, ये शब्द कहाँ से आया है, ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया है? तो वर्ल्ड वार सेकंड होता है, ये ख़त्म होने के बाद कुछ कंट्री फ्री हो जाती, इंडिपेंडेंट हो जाती है। इसके बाद इनको, ये जो डेवलपिंग नेशन है जो वर्ल्ड वार सेकंड के बाद जो इंडिपेंडेंट हुई है, इसमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें होती है। तो उसको फुलफ़िल करने के लिए यूएस सामने आता है। यूएस, यूनाइटेड स्टेट जो अमेरिका है, ये सामने आता है फॉर द वेलफेयर, और वी कैन से हेल्प प्रोवाइड करने के लिए मेनली इस डेवलपिंग कंट्रीज़ को। ठीक है, अपना एक बेनेवलेंट स्टैंड प्रोवाइड करता है, मतलब एक केयरिंग नेचर दिखाता है फॉर द डेवलपिंग कंट्रीज, और इनको फाइनेंशियली, टेक्नोलॉजिकली और मैनेजरियल टाइप इनको सपोर्ट करता है। इस इन डेवलपिंग कंट्रीज़ को, जो वर्ल्ड वार सेकंड के बाद क्या हो गई है? इंडिपेंडेंट हो गई है। लेकिन इनको फाइनेंशियली, टेक्नोलॉजिकली और मैनेजरियली ये सभी सपोर्ट करने के बाद भी यहाँ पे क्या होते हैं? फाइनेंशियल क्राइसिस आते हैं। तो जब वर्ल्ड वार सेकंड हो जाता है, तब यूएस और यूएसएसआर दोनों के बीच में कोल्ड वार चलते रहता है। तो ये जब कोल्ड वार ख़त्म हो जाता है, तो फिर उसके बाद जो यूएसए, ये क्या करता है? अपना जो बेनेवलेंट स्टैंड है इसको चेंज कर देता है। और इसके बाद ये जो पहले फाइनेंशियल, टेक्नोलॉजिकल, ये जो सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा था, ये विदाउट एनी कंडीशन सपोर्ट कर रहा था। कोई कंडीशन अपना नहीं लगा रहा था, जस्ट हेल्पिंग नेचर के बेस पे, मतलब जस्ट हेल्पिंग हैंड के बेस पे ये क्या कर रहा था? हेल्प कर रहा था डेवलपिंग नेशन का। लेकिन जब कोल्ड वार ख़त्म हो जाता है, तो उसके बाद यूएस क्या करता है? जो भी असिस्टम प्रोवाइड करता है उसके साथ कुछ ना कुछ कंडीशन लगाना शुरू कर देता है। जैसे कि इंडिया के सेंस में भी जब 1991 में
फाइनेंशियल क्राइसिस आए थे उसके बाद वर्ल्ड बैंक ने भी बोला था कि आप क्या लेके आइए, एलपीजी लेके आइए, दैट इज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। तो इसके बाद ही सपोर्ट किया गया बाय द वर्ल्ड बैंक के द्वारा। तो इस तरह से ये क्या हुआ मेनली, उसके बाद मतलब ये कंडीशन लगाई गई कि आप पहले ये पॉलिसी लेके आए अपने स्टेट के अंदर में, देन ओनली वी विल हेल्प, इस टाइप से। तो जब कोल्ड वार ख़त्म हो जाता है तो जो यूएस है ये क्या करता है, जो भी असिस्टेंस प्रोवाइड करता है, साथ ही साथ ये क्या करता है, इन डेवलपिंग नेशन के ऊपर में कोई ना कोई कंडीशन लगाता है, दे उसके बाद ही उसको असिस्टेंस प्रोवाइड करता है। जब ये जो असिस्टेंस प्रोवाइड किया जा रहा था आफ्टर कोल्ड वार वेस्टर्न कंट्री के द्वारा, तो इसको ये जो असिस्टेंस प्रोवाइड किया जा रहा था वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा, इसी को गुड गवर्नेंस का नाम दिया गया है। ठीक है, तो गुड गवर्नेंस ये शब्द कहाँ से आया है, जो यूएस या हम बोल सकते हैं जो वेस्टर्न कंट्री से जो असिस्टेंस प्रोवाइड कर रही थी फाइनेंशियली, टेक्नोलॉजिकली या मैनेजरल टाइप, जो असिस्टेंस प्रोवाइड कर रही थी फॉर द डेवलपिंग कंट्रीज के लिए, उसी को नाम दे दिया गुड गवर्नेंस। फिर इसको 1989 के बाद मतलब 1989 में वर्ल्ड बैंक अपने डॉक्यूमेंट के अंदर भी इसको मेंशन कर लेता है। तो इस तरह से वर्ल्ड जो है गुड गवर्नेंस ये शब्द सामने आता है। अब हम समझेंगे ये गवर्नेंस और ये गुड गवर्नेंस, इनका मीनिंग क्या है दोनों शब्द का। देखिए गवर्नेंस क्या होता है, एक आर्ट है, गवर्निंग विद इन स्पेसिफिक जुरिडिक्शन, किसी स्पेसिफिक जुरिडिक्शन के अंदर में आप किस तरह से गवर्न करते हैं, ठीक है, किस तरह से किसी भी चीज़ को मैनेज करते हैं, आपके जो पावर है आपका विद इन यूर जुरिडिक्शन, विद इन यूर पावर, आप किस तरह से चीज़ों को मैनेज करते हैं, वो एक तरीका है, दैट इज ओनली द गवर्नेंस। तो इसके अंदर इंडिविजुअल भी कर सकता है गवर्नेंस, पब्लिक या प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस भी कर सकते हैं, सिविल सोसाइटीज़ या जो मैनेजर्स होता है ये सभी गवर्नेंस कर सकते हैं अपने अपने जुरिडिक्शन के अंदर में। उसके बाद गुड गवर्नेंस क्या है, गवर्नेंस तो समझ गए हम कि ये क्या एक आर्ट है जिसके जरिए मेनली गवर्नेंस किया जाता है अपने स्पेसिफिक जुरिडिक्शन में, अपने स्पेसिफिक पावर के अंदर में आप किस तरह से चीज़ों को मैनेज करते हैं, दैट इज मेनली द गवर्नेंस। अब हम समझते हैं गुड गवर्नेंस क्या है। देखिए ये क्या है, गुड नाम से पता चल रहा है कि कुछ अच्छा है, बेटर है, तो मतलब राइट है, जस्ट है या मॉरल जो भी जजमेंट लिया जाएगा दैट इज़ द गुड गवर्नेंस। तो ये मेनली क्या करता है, ये जो भी राइट, जस्ट, मॉरल जजमेंट लिया जाता है, ये कौन लिया जाता है, बाय द एक्सरसाइजिंग अथॉरिटी, किसके इंटरेस्ट में, पब्लिक के इंटरेस्ट में, मतलब लोगों के भलाई के लिए जो अच्छा, राइट, जस्ट और जो मॉरल जजमेंट लिया जाता है किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा, दैट इज कॉल्ड द गुड गवर्नेंस। अब देखो इसको हम दो सेंस में समझेंगे, सबसे पहले इंडियन कंटेक्स्ट में, उसके बाद हम समझेंगे वेस्टर्न व्यू क्या बोलता है इस गुड गवर्नेंस के बारे में। तो इंडियन कंटेक्स्ट में क्या है, वेलफेयर फॉर ऑल, मतलब गुड गवर्नेंस का मतलब है वेलफेयर फॉर ऑल, सबका साथ सबका विकास, ठीक है, इस तरह से, मतलब इसमें वेलफेयर, सबका वेलफेयर ही क्या है, गुड गवर्नेंस है, मतलब वेलफेयर फॉर ऑल इज द गुड गवर्नेंस, ये बोलता है इंडियन कंटेक्स्ट। उसके बाद वेस्टर्न व्यू क्या बोलता है इस गुड गवर्नेंस के बारे में, कि मैक्सिमम गुड ऑफ द मैक्सिमम नंबर, मतलब ये कि मैक्सिमम गुड प्रोवाइड किया जाएगा मैक्सिमम नंबर्स को, लेकिन इसमें से कुछ लोग मिनिमम नंबर भी तो छूट सकते हैं। इसका मतलब ये कि यहाँ से क्या बताया जा रहा है कि सभी को नहीं, मैक्सिमम लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा जो मैक्सिमम मतलब गुड्स होगा, इस तरह से। तो इसमें निगेटिव कैनोटेशन आता है जबकि यहाँ पे कुछ पॉजिटिव कैनोटेशन है। इस तरह से दोनों के व्यू है रिलेटेड टू द गुड गवर्नेंस। अब देखते हैं हम क्या क्या की एलिमेंट्स है गुड गवर्नेंस के। तो गुड गवर्नेंस मेनली एसोसिएट करता है, क्या बोलता है ये जो, देखिए गुड गवर्नेंस क्या बोलता है, जो डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क के अंदर में, डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क के अंदर में जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है वो किस तरह से मेनली इफेक्टिवली या इफिशिएंटली काम करती है, उसी को मेनली गुड गवर्नेंस कहा गया है। जो गवर्नेंस है, जो गुड गवर्नेंस है ये किससे एसोसिएट है, इफेक्टिवली और इफिशिएंटली और इफेक्टिवली जिस तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम काम करेगी इस डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क के अंदर में, दैट इज मेनली द गुड गवर्नेंस। तो ये कब हो पाएगा, जब स्टेट ट्रांसपेरेंसी लेके आएगा, मतलब पारदर्शिता लेके आएगा, अकाउंटेबिलिटी ले आएगा, मतलब क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, देन रिस्पॉन्सिवनेस, अलर्टनेस, दैट इज पार्टिसिपेशन, इसका मतलब ये कि सभी चाहे सिटीजन हो या कोई भी हो, एनजीओ कोई भी हो, सबका पार्टिसिपेशन गवर्नमेंट के अंदर में लेके आएगा, तभी गुड गवर्नेंस
हो पाएगा। उसके बाद कॉपरेशन होना चाहिए स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर के बीच में। दिस ऑल आर मेनली द की एलिमेंट, मतलब ये जरूरी है फॉर द गुड गवर्नेंस। तभी मतलब जब हम ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिवनेस, पार्टिसिपेशन या कॉपरेशन बिटवीन द स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर, ये सब चीज़ें जब हम इकट्ठा कर देंगे, दैट इज ओनली द गुड गवर्नेंस। अब हम समझेंगे, अभी यहाँ तक हमने गुड गवर्नेंस को समझ लिया। अब देखिए न्यू पब्लिक सर्विसेज क्या है, इसको हम जल्दी जल्दी समझ लेंगे। देखिए जैसे 7 प्रिंसिपल बताया गया है इस न्यू पब्लिक सर्विस के बारे में डेनॉल्ट एंड डेनॉल्ट के द्वारा। सबसे पहला ये है कि सॉर रैदर दैन स्टीयर, मतलब ये स्टेट को मेनली बोल रहा है ये, कि आप स्टीयर मतलब एकदम कंट्रोलिंग टाइप काम ना करते हुए आप सेवा के भाव से काम कीजिए। ओके, सेवा के भाव से काम कीजिए, ना कि एक स्टीयरिंग तरह से, मतलब जिस तरह से कार के अंदर में स्टीयर होती है ना, जो पूरा कंट्रोल करके रखती है, इस टाइप से ना। देन पब्लिक इंटरेस्ट को ज़्यादा महत्व दीजिए। आपका जो एम है ये मेनली स्टेट को बोलना चाह रहा है कि स्टेट का एम क्या होना चाहिए, पब्लिक इंटरेस्ट होना चाहिए, नॉट बाय प्रोडक्ट। देन थिंक स्ट्रेटेजिकली नॉट डेमोक्रेटिकली। सर सिटीजन, सिटीजन की सेवा करो, नॉट द कस्टमर। अकाउंटेबिलिटी, दैट इज द मेनली रिस्पॉन्सिबिलिटी। देन वैल्यू पीपल, लोगों को वैल्यू, लोगों की वैल्यू कीजिए, नॉट जस्ट प्रोडक्टिविटी की, मतलब प्रोडक्टिविटी की ना, बट लोगों की वैल्यू कीजिए। जो सिटीजनशिप है उनकी वैल्यू कीजिए। एंड पब्लिक सर्विस को सबसे ऊपर रखिए अबाउट द इंटरप्रेन्योरशिप। तो ये बोलना चाह रहा है न्यू पब्लिक सर्विस। देन हम समझेंगे एंटरप्रेन्योर गवर्नमेंट क्या होता है। ये एंटरप्रेन्योर गवर्नमेंट जो है ये आता है इस किताब से, री इन्वेंटिंग गवर्नमेंट, इस किताब से आता है, जो मेनली 1991 में लिखा गया बाय द डेविड ऑसबर्न एंड डेड गैबलर के द्वारा। इन्होंने स्टडी किया मेनली 83 गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस की, जो 83 गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन की इन्होंने स्टडी किया, मेनली प्रैक्टिकल स्टडी किया। ये जो 83 गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, मतलब ये कि जो जो अमेरिका की जो एजेंसी है 83, मतलब 83 गवर्नमेंट एजेंसीज ऑफ द अमेरिका, इसकी इन्होंने स्टडी किया डेविड ऑसबोर्न एंड टेड गैबलर ने। और इन्होंने क्या प्रोवाइड किया, प्रिस्क्रिप्टिव एक्सप्लेनेशन एंड डिस्क्रिप्टिव ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिस ऑफ अमेरिका एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी। तो जो अमेरिका की जो एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी से उसके जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है उसको इन्होंने प्रिस्क्रिप्टिव एक्सप्लेनेशन और डिस्क्रिप्टिव तरीके से अपने इस किताब के अंदर में, दैट इज री इन्वेंटिंग गवर्नमेंट के अंदर में इन्होंने ऐड किया। अब देखते हैं इन्होंने अपने किताब से क्या क्या सजेस्टेड किया। जो सजेस्ट किया दैट इज द 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जिसको मेनली एंटरप्रेन्योर गवर्नमेंट कहा गया है। अब देखिए इन्होंने क्या क्या बताया, क्या क्या सजेस्ट किया गवर्नमेंट को। इन्होंने कहा कैटलिस्ट गवर्नमेंट बनो। कैटलिस्ट जैसे हमें पता है, कोई भी पीस कैटलिस्ट मतलब क्या है, एक टाइप का, जैसे कोई कपड़ा भी लेते हैं हम तो उसमें दिखाता नहीं एक कैटलिस्ट पीस है। तो इसका मतलब ये कि जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट एज अ कैटलिस्ट टाइप काम करना चाहिए, एज अ मॉडल टाइप काम करना चाहिए। देन कम्युनिटी ओन गवर्नमेंट होना चाहिए, मतलब लोगों को भी साथ में लेके चलना चाहिए, कम्युनिटी को भी साथ में लेके चलना चाहिए। कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन गवर्नमेंट के अंदर में क्या होना चाहिए, इन्वॉल्व होना चाहिए। देन कस्टमर ओरिएंटेड गवर्नमेंट होना चाहिए, कस्टमर का मैक्सिमम ख्याल रखना चाहिए। उनकी जो भी दिक्कतें हैं उसके लिए जो भी सपोर्टिंग सेंटर होगा या जो भी सपोर्ट चीज़ें हैं लगती है तो उसको प्रोवाइड करना चाहिए गवर्नमेंट को। देन कंपटीशन लेके आना चाहिए गवर्नमेंट ने कॉम्पिटिटिव को बढ़ाना चाहिए, जिससे क्या हो जाएगा, लोगों को मैक्सिमम सुविधाएं प्रोवाइड की जा सकती है विद इन अ लेस प्राइस। देन रिजल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए, ना कि प्रोसेस की तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, बट कि जो एंड रिजल्ट है उसके लिए ज़्यादा फोकस करना चाहिए। देन एंटीसिपेटिंग गवर्नमेंट का मतलब ये होता है कि कोई भी घटना घटने से पहले उसको समझना और उसको घटना घटने से पहले ही उसको सॉल्व कर देना या उसको रोक देना, दैट इज़ द एंटीसिपेटिंग गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट को एंटीसिपेटिंग गवर्नमेंट टाइप काम करना चाहिए। इसका मतलब ये कि कोई भी घटना या कोई भी कॉज या कोई भी ऐसा इवेंट होने से पहले उसको स्टडी करना है और उसको उसको ख़त्म होने से पहले ही उसको क्या कर देना है, समझते हुए उसको एंड कर देना है, दैट इज़ द एंटीसिपेटिंग गवर्नमेंट। देन डिसेंट्रलाइजेशन गवर्नमेंट, इसका मतलब ये है कि पावर को क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। ओके, जिससे क्या हो जाएगा, लोगों को आसानी से सुविधाएं प्रोवाइड हो सकेगी।
देन मिशन ओरिएंटेड गवर्नमेंट होना चाहिए। मिशन ओरिएंटेड का मतलब गवर्नमेंट का कोई उद्देश्य होना चाहिए, कोई मिशन होना चाहिए और उसी मिशन को हासिल करने के लिए लगातार मेहनत करते हुए रहना चाहिए। गवर्नमेंट का ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल बन जाता है। देन आता है इंटरप्राइजिंग गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को एक मार्केट मैकेनिज्म के टाइप काम करना चाहिए, जिससे क्या हो जाएगा, स्टेट की इकोनॉमी बढ़ेगी। अगर स्टेट की इकोनॉमी बढ़ेगी तो क्या हो जाएगा, स्टेट बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। उसके बाद काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल रिसोर्सेस अवेलेबल हो जाएंगे। देन मार्केट ओरिएंटेड गवर्नमेंट होना चाहिए। गवर्नमेंट को मार्केट को समझना चाहिए और उस हिसाब से काम करना चाहिए, क्योंकि आज के समय में जिस तरह से ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन जिस तरह से बढ़ा है और लोगों के जो चॉइसेस है, अलग अलग थेरी सामने आती है बाद में इस चॉइसेस को लेते हुए। जैसे मान लीजिए कि पब्लिक चॉइस थेरी है, उसके बाद जो न्यू राइट फिलोसॉफी है, इस तरह से प्रिंसिपल एजेंट थेरी है। ये जो सभी थेरी है ये मेनली मार्केट ओरिएंटेड है, तो उसको समझना पड़ेगा गवर्नमेंट को। देन ओनली गवर्नमेंट क्या कर सकता है, अच्छे से अपना स्ट्रक्चर को बना सकता है और अच्छे से फंक्शन भी कर सकता है। तो ये सभी चीज़ें मेनली इस किताब के अंदर में, री इन्वेंटिंग गवर्नमेंट, इस किताब के अंदर में सजेस्ट किया गया है। किस ठीक है, ये 10 पॉइंट जिसको एंटरप्रेन्योर गवर्नमेंट कहा गया है। इस तरह से हमने इस वीडियो के अंदर में क्या क्या जाना। सबसे पहले तो गुड गवर्नेंस के बारे में जाना। उसके बाद हमने ये क्या बोलते एंटरप्रेन्योर गवर्नमेंट के बारे में जाना है। इसके पहले हमने पब्लिक सर्विसेज के बारे में जाना। सो अब नेक्स्ट वीडियो में हम शुरू करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव थेरीज के बारे में। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।